नमस्कार दोस्तों, इसी रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत मजेदार तरीके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कांग्रेस का गठन और कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशंस और उनकी कुछ रोचक घटनाएं जो उससे जुड़ी हुई थी। तो उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको 2-3 बार नाम लिया मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल का। क्या होता है नरम दल, गरम दल? कौन कौन लोग थे नरम दल में, कौन कौन लोग थे गरम दल में? क्या थी उनकी विचारधाराएं, क्यों उनमें मतभेद हुआ? जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लास में ही कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। हालांकि उसका डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़े, बार बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, नरम दल, गरम दल। तो इसके बारे में क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है कि हालांकि है कौन ये लोग, कि क्लियरली आपकी दिमाग चलता रहे, अच्छा ये लोग बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे थे। अच्छा, एक सिंपल शब्दों में आपको बता दें कुछ नरम दल गरम दल के बारे में। देखिए, जैसे घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं, पापा हो गए, नाना हो गए, दादा हो गए, चाचा, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, और कुछ होते हैं बच्चे। सोच दोनों की एक ही होती है कि भाई घर के बारे में भला ही सोचेंगे कुल मिला के। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े शालीनता से सोचते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा एग्रेसिव वे में सोचते हैं। तो इतना सा फर्क ही था, आप समझ सकते हैं, नरम दल और गरम दल। उनकी विचारधाराएं इतना अलग नहीं थी कि वो बिल्कुल दो पार्टी बन जाए, भाजपा और कांग्रेस, ऐसा नहीं है। वो एक ही परिवार के सदस्य, एक ही उनकी विचारधारा है, एक ही उनकी लगभग डिमांड है। काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे आज आप रिलेट कर सकते हैं आपका और आपके पिताजी का, उनका थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा सा शालीनता से होगा, वो थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग है, उनकी जो एक्सपीरियंस है उनके पास ज्यादा है। आप थोड़ा जोश जोश में करते हैं। तो ये इतना फर्क होता है नरम दल और गरम दल में। ये एक असमान फर्क है, बाकी आगे डिटेल बताएंगे। तो देखिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल में उनको बता दें वीडियो पूरा जरूर देखा करिए, वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। पूरे यूट्यूब में आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। या तो आपको कहानी सुना के छोड़ देंगे, या तो फैक्ट देंगे जिसमें आप बोर होने लगेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि कोरोना टाइम है। बहुत ही डीप लेवल में स्लो मोशन पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हुए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता है। तो चैनल को पूरा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉडरेट, जिनको नरम दल बोला जाता है। जैसे नाम पता चल रहा है, मॉडरेट, काम करने का तरीका मॉडरेट था। ये जो ईयर लिखा है 1885 से 1905, ऐसा कुछ आपके एग्जाम में नहीं आता कि ये कब से कब वर्क कर रहे थे। वर्क तो पूरा लास्ट तक किया, 1947 तक। लेकिन इनकी जो चल रही थी, शुरुआत तो इन्होंने की थी 1885 में कांग्रेस बनती, शुरुआत में नरम दल का बोलबाला था। उसके बाद 1905 से कहते हैं 1915 से लेकर 1920 तक बोलबाला रहा गरम दल वालों का, और उस समय ज्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ। आप देखेंगे आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये कुछ याद नहीं करना, लेकिन आपके दिमाग में एक भूमिका बनाने के लिए बता देते हैं कि ये जो लगभग 20 साल थे शुरुआती, वो थे नरम दल के। नरम दल के लीडर्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन कौन लीडर्स थे नरम दल के। तो जितने भी बड़े लोग होंगे, जो सीनियर्स होंगे, उनको आप ऑटोमेटिक अपने दिमाग से लगा दीजिएगा, थोड़ा सोच के, कि जो सीनियर्स है वो क्या होंगे, नरम दल वाले होंगे, मॉडरेट वाले होंगे। और जो नए नए हैं, जो जूनियर है, जो आपको समझ एज से समझ में आ जाएगा नाम से, वो कौन होंगे, गरम दल वाले होंगे। हालांकि यहाँ तो डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आता है छाटने को, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें बोल दिया जाता है इसमें से कौन सा नरम दल का नहीं है, या बोल दिया जाएगा इसमें से कौन सा गरम दल का है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए, नरम दल के जो लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, बहुत ही ज्यादा सीनियर, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल। गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। देखिए, आप नाम से बता सकते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी हमने पिछली क्लास, अच्छा कुछ चीजें रिलेट करते चलेंगे, जिससे कि अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा। और इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जाती है या कोई सब्जेक्ट पढ़ी जाती है, जब आप रिलेट करेंगे ना चीजों को, और रिपीटिशन इसको बोलते हैं। रिलेट करने का मतलब होता है रिपीटिशन। जितना आप रिपीट कर रहे हैं चीजों को, उतना आपको चीजें याद होती जाती हैं, मेमोराइज होती जाती हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी से आपको हमने बताया था, जो सेकेंड कांग्रेस का सेशन था 1886 में, तब हमने बताया था ये सबसे ज्यादा बार बने थे, 3 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और सेकेंड बार बने थे 1886 में, उसके बाद 1896 में हमने आपको बताया था, उसके बाद 1906 में, जिस समय हमने आपको बताया कि स्वराज की डिमांड की गई थी। और साथ ही साथ बताया था सूरत स्प्लिट जैसा हुआ था अगले साल, वो पार्टी 2 भागों में न टूटने पाए। सबसे ज्यादा बार कौन बने, दादा भाई नौरोजी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले बताया था आपको 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ। एस.एन. बनर्जी आपको बताया, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिरोज शाह मेहता। तो ये लोग थे मेन लीडर्स जो नरम दल के थे।
इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी सिविल राइट इंडियंस को भी मिले। जैसा क्या होता है कि एक नागरिकता का जो अधिकार होता है, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सबको मिले। ऐसा नहीं कि वो जो अंग्रेजी आ रहे हैं सिर्फ उनको मिले भारत में, आपके देश में तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो भारत में आ रहे हैं उनको भी आप दे रहे हो, लेकिन इंडियन के साथ वो भेदभाव, उनको आप सिविल राइट्स नहीं दे रहे हो, जीने का राइट जो समान नागरिकता अधिकार होता है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ, तो उनको भी मिले, उनको भी एक समान जीवन जीने का मौका मिले। ये इनकी डिमांड थी पहली। अगली डिमांड थी रिफॉर्म इन काउंसिल। देखिए हमने आपको पहले बताया 1857 की क्रांति के बाद जब 1857 का गुड गवर्नेंस एक्ट आया, उसके तहत एक काउंसिल बनाई गई थी, एक सचिवालय बनाया गया था इंग्लैंड में, लेकिन वहां पर जो काउंसिल थे उसमें सारे सदस्य कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो भाई वो क्या भला सोचेंगे भारतीयों का? कुछ तो सोच लेंगे थोड़ा, बाकी मेन जो हित की बात होगी वो करेंगे अंग्रेजों की। तो इंडियंस जो चाह रहे थे नरम दल वाले कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले, वहां पर इंडियंस अपनी बात रख सके। भाई आपने जो काउंसिल बनाई है, एक सिंपल सा आप समझ लीजिए, आप कोई एक मीटिंग, एक ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं दूसरों के लिए, तो आप दूसरों को भला तो कम ही सोचेंगे। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए आपको एक ग्रुप बनाना है पाकिस्तान के लिए, तो आप क्या ही बनाएंगे उनका भले के लिए, आप अपना भला सोचेंगे जब तक उस ग्रुप में कुछ वहां के लोगों को इन्वॉल्व ना कर लिया जाए। तो ये रिफॉर्म इन काउंसिल चाह रहे थे ये लोग। तीसरी बात की जाए रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है, जो आईएएस कलेक्टर की जो पेपर होते थे वो ब्रिटिश में होते थे। भाई पेपर यहाँ का हो रहा है, भारत के सिविल सर्विस का हो रहा है, ब्रिटिश में पेपर क्यों ले रहे हो? यहाँ पर आओ, ओपन कंपटीशन करो, लैंग्वेज की बाउंडेशन हटाओ, इंग्लिश आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हो? हिंदी में ले लो। ऐसे तो हिंदी मैंडेटरी कर देते, सारे ब्रिटिशर्स बाहर हो जाते। आप जबरदस्ती इंग्लिश लैंग्वेज को ही क्यों बोन करो? ओपन कंपटीशन करिए, सारी लैंग्वेज के लिए ओपन करिए और भारत में आगे कंपटीशन करिए, क्योंकि भारत के सिविल सर्विस की बात हो रही है। कुछ ऐसी बातें चल रही थी। रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उस समय मिलिट्री में भारत में पहले बात आए हो, जबरदस्ती कब्जा किया, भारत में मिलिट्री रखी है अपनी और उसका खर्चा भी भारत से ले लो, भारत से ही टैक्स वसूल लो, मतलब हर तरफ से घूम फिरा के भारत के ऊपर ही लाठी पड़ रही थी। तो डिमांड हुई थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को आप कम करिए, जो खर्चा है उसको कम करिए, आप मिलिट्री कम करिए। आप एक तो हमारे ऊपर ही मिलिट्री लगाए हुए हो, उल्टा हम ही से पैसा ले रहे हो, तो ये भी डिमांड थी इनकी। सेव कॉटन फैक्ट्री, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कॉटन यहां से क्या होता था, यहाँ का कॉटन बाहर जाता था सस्ते दामों में, वहां से रेडीमेड उनकी फैक्ट्री से पक्के कपड़े, जो अच्छे रेडीमेड कपड़े बनते थे वो भारत आते थे, वो बेचे जाते थे। इससे क्या हो रही थी, यहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो यहाँ के कपड़े थे, यहाँ की जो मिल थी, वो महंगे होते थे एज कम्पेयर टू उनके रेडीमेड, क्योंकि वहां मास में बन रहे हैं भाई, वहां बल्क में बन रहे हैं, यहाँ थोड़ी मात्रा में बन रहे हैं, तो यहाँ के महंगे होते थे, यहाँ के बिकने बंद हो रहे थे, तो यहाँ की इंडस्ट्री एक तरह से खत्म हो रही थी। तो सेव द कॉटन इंडस्ट्री, ये इनकी एक लक्ष्य था। और ये तो ऑब्वियसली सेल्फ रूल गवर्नेंस, स्वराज। स्वराज की डिमांड तो हमेशा से थी इनकी, हाँ थोड़ा लेट में इन्होंने खुलकर बोला, लेकिन स्वराज की डिमांड लास्ट ऑप्शन, कि हम राज करेंगे। आप क्यों राज करोगे, हमारा देश, हम राज करेंगे, हम रूल बनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे। तो ये कुछ डिमांड थी। आई होप आपको समझ आया, पूरा डिटेल में हमने समझाया इसको क्या चल रहा था, यही कुछ डिमांड थी। तो लगेगा आपको डिमांड तो बहुत अच्छी है, क्यों इसमें फिर गरम दर वाले इतना क्यों अलग अलग सोच रहे थे? काम करने का तरीका, डिमांड तो अच्छी है ये, लेकिन क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। ये देखिए मेथड्स ऑफ वर्किंग समझिए इनकी। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, मतलब संविधान उनका, उनके संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, मतलब कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे। पीसफुल स्पीचेस देंगे, मीटिंग करेंगे शांत तरीके से। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशन, प्रार्थना करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे, अर्जी दाखिल करेंगे, एप्लीकेशंस लिखेंगे, ये सब करेंगे। एंड नो मास मूवमेंट, मतलब 10-20 लोग तो इकट्ठा रहेंगे, लेकिन मास मूवमेंट नहीं, अन्ना हजारे वाला काम नहीं कि लाखों लोग इकट्ठा कर लिया, कैसे नहीं भागोगे, कैसे नहीं हमारी बात मानोगे, तो ये नहीं करेंगे। तो ये इनकी मिलिट्री, आप समझ सकते हैं कितना शांत तरीका था इनके जो अपनी डिमांड थी उनको पूरा करने का। यहां पर मतभेद होते थे इनके गरम दल वालों से कि अगर आप इस तरह करेंगे तो अंग्रेजों के ऊपर फर्क भी पड़ेगा, उनको सुनाई भी पड़ेगी। तो यहां पर फर्क हो जाता था गरम दल और नरम दल का। गरम दल वाले बोलते थे सिर्फ अर्जी दाखिल करने से, प्रार्थना करने से, एप्लीकेशन बार बार ले जाने से कुछ होगा नहीं, बार बार आप लिखते रहे तो एक ही बात के लिए एप्लीकेशन, वो मानने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड सी गरम दल वालों की, नरम दल वालों की काम करने की। आइए अब देखते क्या इन्होंने कुछ अचीव किया, इनके कुछ अचीवमेंट्स को जान लेते हैं। बिल्कुल अचीव किया, अच्छा खासा अचीवमेंट था। देखिए कुछ चीजें तो ऑफिशियल वे में जानते हैं, कुछ जो अचीवमेंट थे जो दिखते नहीं है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला था इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1892 में। इसके तहत क्या हुआ, जैसे हमने बताया था, काउंसिल अभी बताया पिछले उसमें कि काउंसिल में रिफॉर्म चाह रहे थे, बोले थे इंडियन को एंट्री मिले, और ये फाइनली इनका 10 कह सकते हैं 7 साल बाद सक्सेस हो गया।
इंडियंस को इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए और उनको एंट्री मिलने लगी, लेकिन हाँ उनको ज्यादा मतलब डिसीजन लेने की पावर नहीं दी गई, सिर्फ डिस्कशन करने को दिया गया। थोड़ा सा फर्क पड़ा, धीरे से और आगे इंप्रूव होगा, आगे चल के इनको डिस्कशन में भी पार्ट लेने को मिलेगा और कुछ फैसले लेने को भी मिलेंगे, वोटिंग को भी राइट मिलेगा। अभी शुरुआत में इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट में कुछ इंडियंस को एंट्री दी गई और लेकिन डिस्कशन के लिए और बजट में खासकर, लॉ में अभी भी नहीं दी गई, लेजिस्लेशन में नहीं दी गई कि आप कानून बनाओगे भारत के लिए। अभी आप बजट का डिस्कशन कर लो, अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो इतना थोड़ी सी एंट्री मिलती है, ये एक अचीवमेंट करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको ऐसा नहीं लगेगा अंग्रेजों ने की, लेकिन मतलब अंग्रेजों की तरफ से हमने कुछ उनको जबरदस्ती मनवा लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो क्या था? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा। जो नरम दल वाले थे वो जगह जगह पर जाके लोगों को अवेयर कर रहे थे, स्पीचेस देते थे, लोगों को समझाते थे कि अंग्रेज हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं और हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए, या जानिए, आपस में मत लड़िए। तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। और लोकतंत्र की भावना का उदय हो रहा था कि नहीं क्या होता है लोकतंत्र, कैसे हमें रहना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में बताया जा रहा था। बताते थे वहां पर जाके ब्रिटिश में ये आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स हैं इनके, ऐसे रहा जाता है। तो लोग समझ रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे, अवेयरनेस आ रही थी जिसको बोलते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे नरम दल वालों के। अब आइए एक नजर डालते हैं गर्म दल वालों की तरफ। क्या थे ये लोग, कौन थे और इनकी क्या विचारधारा थी, क्या इनके काम करने का तरीका था। देखिए लीडर्स की बात करें, बहुत आसान तरीका याद करने का, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीन लोग तो प्रमुख थे और एक थे अरविंदो घोष, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रमुख रोल आपको आगे बार बार देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसी वजह से आगे आप देखेंगे इनको सबसे पहले जेल में डाला जाता है। अंग्रेज चाहते हैं ये अंदर हो जाए क्योंकि ये ज्यादा ही गर्म है और लोगों में एक अलग तरह का गुस्सा पैदा कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। कहीं लोग इनकी भाषण में आके भड़क गए और अंग्रेजों से लड़ाई करने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले इन्हीं को, तिलक को ही जेल में डाला गया था। तो लाल बाल पाल इनके मेन लीडर्स थे और अरविंदो घोष एक और, ठीक है। और भी लोग थे लेकिन ये जो प्रमुख लीडर्स की बात की जा रही है, ठीक है। डिमांड थी इनका कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए स्वराज की डिमांड उनकी भी थी और वो एक छोटे छोटे स्टेप वाइज वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन इनकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमको पूरी तरह से आजाद किया जाए, हमको नहीं चाहिए अंग्रेजी रूल। तो ये डिमांड में फर्क था। काम करने के फर्क देखिए, वो क्या करते थे, अर्जी दायर करते थे, पिटीशन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, प्रेयर्स करते थे, ये सब काम करते थे, छोटे मोटे आंदोलन कर लेते थे, कोई मास मूवमेंट नहीं करते थे। लेकिन ये बायकॉट करेंगे सीधा, सारी अंग्रेजी चीजों का बायकॉट। कोई भी अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं लेंगे, अंग्रेजी जो खाना होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ स्वदेशी। बायकॉट करते थे, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, इसी को स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। सारी अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार। नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजी सरकारी स्कूलों का त्याग करने लगे थे लोग। जो ब्रिटिश सरकार उस समय, भाई मोदी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट तो थी नहीं कि सरकारी स्कूल हमारी गवर्नमेंट चला रही, वो तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट चला रही थी ना। तो उनका बहिष्कार किया जाने लगा, अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया गया। नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, हम किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। जैसे वो लोग रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनकी कई लोग भारत में रह रहे हैं, तो उनको किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। आपकी जो हम सेवा करते हैं, मतलब सेवा इन द सेंस, सब्जी बेचने जाता है, सब्जी वाला आपको नहीं बेचेगा, क्यों भाई बेचे? जो सीवर लाइन साफ कर रहा है आपका क्यों साफ करेगा, आपकी साफ सफाई क्यों करेगा? असहयोग इसको बोला जाता है। पूरी तरह से आपका असहयोग कर देंगे, नॉन कॉर्पोरेशन, कोई भी आपको कॉर्पोरेट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह की इनकी मेथड्स थी। इस तरह ही अपने जब भाषण देते थे, स्पीचेस देते थे, लोगों को इस तरह भरते थे और कई जगह ये देखने को मिलता था हमको। इससे अंग्रेज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता था, तुरंत इंपैक्ट जो कहते हैं ना, इमीडिएट इंपैक्ट पड़ जाना, वो हो जाता था, ठीक है। तो इनके काम करने का तरीका आप समझ गए। इसी के चलते जैसा कि हमने बताया, तिलक को 2 बार जेल भेजा गया। एक तो उसी समय भेजा गया और 1897 में 1.5 साल के लिए, और उसके बाद आगे चल के 1908 में भेजा गया 6 साल के लिए। 1908 से लेकर 1914 तक जेल में थे। और बता दें उस समय कोई भी वर्क नहीं हुआ था 1908 से लेकर 1914 तक, मतलब पूरी तरह से कांग्रेस ठप पड़ी थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना गरम दल और नरम दल के बारे में, उनके काम करने का तरीका, उनकी जो डिमांड थी और कौन कौन से प्रमुख लीडर्स थे। ये आपके थोड़े जानने के लिए जरूरी था क्योंकि आगे से ये यूज होने वाला है। दूसरा, कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे कि कौन कौन से लीडर्स में हैं या कैसा भी, थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो आपके आगे काम आएगी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।